मैं चंद्रपाल, अनुदेशक वायरमैन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आज हम फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट एड इलेक्ट्रिक शॉक के अंतर्गत घर में और बाहर होने वाली दुर्घटनाओं में करंट लगना एक बेहद आम दुर्घटना है। किसी व्यक्ति को करंट तब लगता है जब वह करंट या बिजली के संपर्क में आता है और करंट उसके शरीर से गुजरता है या पास होता है। करंट का मतलब है किसी तार या उपकरण में से छोटे छोटे कणों का प्रवाह होना। इन कणों को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कुछ पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास होते हैं और कुछ में से नहीं होते हैं। हमारे शरीर में से बिजली अर्थात इलेक्ट्रिक बहुत आसानी से पास हो जाती है, इसीलिए हमें करंट से नुकसान होता है और चोट लगती है। करंट लगने से गंभीर नुकसान या चोट लग सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। व्हाट हैप्पीनेस व्हेन इलेक्ट्रिक शॉक अकर्स। जब आपके शरीर से अर्थात जब हमारे शरीर से करंट पास होता है तब आपका मांस अर्थात हमारा मांस इसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसा होने से मांस गर्म होता है, जिसकी वजह से करंट लगने पर शरीर के कई हिस्से जल जाते हैं। करंट लगने से शरीर की तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि करंट मस्तिष्क से भी पास होता है। इससे तंत्रिकाओं पर नियंत्रण खो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारा शरीर तंत्रिकाओं को संकेत भेजने के लिए बिजली के संकेतों का इस्तेमाल करता है। करंट लगने पर हमारी तंत्रिकाओं को गलत संकेत मिलते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां अपना नियंत्रण खो देती हैं। करंट लगने के प्रभाव करंट की वोल्टेज और गंभीरता पर निर्भर करते हैं। करंट कैसे लगता है? करंट के किसी स्रोत के संपर्क में आने से अर्थात करंट के संपर्क में आ जाने से बिजली यानी इलेक्ट्रिक हमारे शरीर के कुछ हिस्से से गुजरती है और हमें शॉक अर्थात करंट लगता है। करंट लगने से आमतौर पर त्वचा जल जाती है। हालांकि यह अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है, जैसे करंट की वोल्टेज और शरीर में करंट लगने की जगह। ऐसा भी हो सकता है कि करंट लगने से कोई नुकसान न हो, लेकिन गंभीर मामलों में इससे मृत्यु भी हो सकती है। हल्का करंट लगने पर ज़्यादातर कोई गंभीर नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा वोल्टेज का करंट लगने पर बहुत अधिक और गंभीर नुकसान हो सकता है। बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? दुर्घटना के क्षेत्र को ध्यान से देखें। दुर्घटना की जगह का सही से आकलन करें और यह सुनिश्चित करें कि आपको कोई खतरा न हो। अगर व्यक्ति अभी भी बिजली के स्रोत के संपर्क में है तो करंट उस व्यक्ति से आपके शरीर में भी पास हो सकती है। करंट लगने के मामलों में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट से आग भी लगी हो। आग बुझाने के लिए खास बनाए गए यानी विशेष तौर पर बनाए गए आग बुझाने के लिए सिलेंडर या उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर किसी बिजली के उपकरण से करंट लगा है और फर्श पर पानी है तो वहाँ ना जाएं। अगला पॉइंट, बिजली जल्दी से जल्दी उस उतनी जल्दी मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल करें। अर्थात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। अगला पॉइंट, अगर आप सुरक्षित तरीके से करंट के स्रोत को बंद कर सकते हैं तो ऐसा जल्दी करना चाहिए। हाई वोल्टेज वाली तार के आसपास से किसी को बचाने का प्रयास न करें। अगला पॉइंट, अगर करंट बंद नहीं हुआ है तो करंट पास न करने वाले पदार्थों से भी व्यक्ति को न छुएं। जब आपको पक्का पता हो कि करंट बंद हो गया है तो किसी लकड़ी या रबड़ की धातु की मदद से व्यक्ति के पास से करंट के स्रोत को हटाएं। अगला पॉइंट, करंट लगने के बाद शरीर का तापमान गिरने लगता है, इसीलिए व्यक्ति को एक कंबल में लपेट दें ताकि तापमान सामान्य रहे। अगर शरीर ज़्यादा जल गया है या घाव है तो उस पर कंबल नहीं डालना चाहिए। अगला पॉइंट, व्यक्ति की स्थिति को बेहतर जानने के लिए सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला पॉइंट, व्यक्ति की स्थिति को बेहतर जानने के लिए उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला पॉइंट, व्यक्ति के पूरे शरीर को चोट या घाव से अच्छे से चेक करना चाहिए। अगला पॉइंट, अगर व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा है तो उसे रोकने या कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एक साफ कपड़े से खून बहने वाली जगह पर दबाव बनाएं और तब तक दबाते रहें जब तक खून बहना बंद न हो जाए। अर्थात हमें व्यक्ति के शरीर से खून को बहने से रोकना है। सीपीआर दें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो व्यक्ति को सीपीआर दें। विद्युत का झटका, बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए के अंतर्गत अगला पॉइंट आता है, जले हुए क्षेत्र को धोएं। अर्थात व्यक्ति के शरीर की अच्छी से जांच करें और अगर आपको घाव मिल जाए तो उसे 10 मिनट के लिए थोड़े ठंडे पानी से धोएं। इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पानी साफ होना चाहिए। जली हुई त्वचा संवेदनशील होती है, इसीलिए उस पर ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। घाव पर कोई क्रीम या चिकना पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। अगला पॉइंट, अधिक नुकसान होने से बचने के लिए जले हुए क्षेत्र के आसपास से कपड़े या ज्वेलरी उतारना आवश्यक होता है। घाव में अटके कपड़े के हिस्से या टिश्यू को निकालने की कोशिश न करें। अर्थात कोई घाव हो गया है और उस पर कपड़ा चिपक गया है तो उसे निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट, जले हुए क्षेत्र को ढकने से और अधिक नुकसान नहीं होगा और इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम होता है। ढकने के लिए इन पट्टी या कपड़े या साफ कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तौलिया या कंबल से घाव को न ढकें और घाव पर चिपकने वाली बैंडेज भी नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि हमने बताया था सीपीआर क्या है, सीपीआर दें। सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसका अर्थ होता है। सीपीआर एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की धड़कन
या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांस दी जाती है जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट, डूबना, सांस घुटना और करंट लगना जैसी स्थितियों में सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। अगर व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक गई है तो जल्द से जल्द उसे सीपीआर दें, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में खत्म होने लगती हैं जिससे गंभीर नुकसान या मौत भी हो सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि अगर अधिक लोगों को सीपीआर देना आ जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि सही समय पर सीपीआर देने से व्यक्ति के बचने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। सीपीआर कब देना चाहिए और सीपीआर की ज़रूरत कब होती है, इस बात का भी हम अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में सीपीआर देने की आवश्यकता होती है, जैसे नंबर 1, अचानक गिर जाना। व्यक्ति के अचानक गिर जाने पर उसकी सांस और नब्ज को देखना चाहिए। नंबर 2, अगला पॉइंट, बेहोश होना। बेहोश होने पर व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश करना चाहिए और अगर होश में ना आए उसकी सांस और नब्ज को देखना चाहिए। अगला पॉइंट, सांस की समस्या, सांस रुक जाना या अभिव्यक्ति सांस लेने की स्थिति में सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। नब्ज रुक जाना, अगर व्यक्ति की नब्ज नहीं मिल रही है तो भी हो सकता है उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में व्यक्ति को सीपीआर देने की आवश्यकता हो सकती है। करंट लगने पर अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो उसे छुए नहीं, लकड़ी की मदद से उसके आसपास से करंट के स्रोत को हटाएं और इस बात का ध्यान रखें किसी भी वस्तु से करंट पास न हो जाए। डूबना, ड्रग्स, धुएं के संपर्क में आना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की नब्ज व सांस की जांच अवश्य करनी चाहिए। उसे सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। सीपीआर देने से पहले उसकी क्या जांच करनी चाहिए, इस बात का भी हम अध्ययन करेंगे। सीपीआर देना शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातों की जांच करनी चाहिए, जैसे क्या आसपास का वातावरण व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। अगला पॉइंट, व्यक्ति होश में है या बेहोश। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसके कंधों को हिलाकर ऊंची आवाज में पूछें कि क्या वह ठीक है। अगर व्यक्ति जवाब नहीं देता है और वहाँ 2 लोग मौजूद हैं तो एक व्यक्ति को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहना चाहिए और दूसरे व्यक्ति से डेफिब्रिलेटर करंट द्वारा दिल की अनियमित धड़कन की सामान्य करने वाला ये उपकरण मंगवाएं। अगर डेफिब्रिलेटर मिल जाता है तो उस पर दिए गए निर्देश के अनुसार व्यक्ति को करंट का एक झटका दें और फिर सीपीआर शुरू करें। अगर आप अकेले हैं और आपके पास फ़ोन है तो सीपीआर शुरू करने से पहले तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। सीपीआर कैसे देते हैं? सीपीआर में व्यक्ति की छाती को दबाना और उसे
मुंह से सांस देना शामिल होता है। बच्चों और बड़ों को सीपीआर देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे बच्चों को सीपीआर देने का तरीका क्या है? बच्चों को सीपीआर देने का तरीका अर्थात 1 साल से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों को सीपीआर उसी तरह दिया जाता है जैसे बड़ों को दिया जाता है। हालांकि 4 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को सीपीआर देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ज़्यादातर नवजात शिशुओं को कार्डिक अरेस्ट होने का कारण होता है डूबना या दब घुटना। अगर आपको पता है कि बच्चे की श्वसन नली में रुकावट के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा है, तो दम घुटने के लिए किए जाने वाले फर्स्ट एड का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि बच्चा सांस क्यों नहीं ले रहा है, तो उसे सीपीआर दें। शिशु की स्थिति को समझें और उसे छूकर उसकी प्रतिक्रिया देखें, लेकिन बच्चे को तेजी से हिलाएं नहीं। अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो सीपीआर शुरू करें। बच्चे के पास घुटने के बल बैठें। नवजात शिशु को सीपीआर देने के लिए अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें और उसकी छाती को 30 बार दबाएं। उसे 2 बार मुंह से सांस दें। जब तक मदद न आ जाए या बच्चा सांस न लेने लगे, तब तक उसे बहुत अधिक न कहें। स्थिति असुरक्षित होने पर उसको बच्चे को सीपीआर देते रहना चाहिए। बड़ों को सीपीआर देने का तरीका: छाती दबाना। व्यक्ति को एक समतल जगह पर पीठ के बल लिटा दिया जाता है। अगला पॉइंट, व्यक्ति के कंधों के पास घुटनों के बल बैठा जाता है। अपनी एक हाथ की हथेली को व्यक्ति की छाती के बीच में रखें। दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ की हथेली के ऊपर रखें। अपनी कोहनी को सीधा रखें और कंधों को व्यक्ति की छाती के ऊपर सिधाई में रखें। अगला पॉइंट, अपने ऊपर के शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति की छाती को कम से कम 2 इंच अर्थात 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच 6 सेंटीमीटर तक दबाएं और छोड़ें अर्थात बार बार दबाएं और हटाएं। 1 मिनट में 100 से 120 बार ऐसा करें। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 100 से 120 बार करनी चाहिए अर्थात बहुत ही जल्दी। अगर आपको सीपीआर देना नहीं आता है, तो व्यक्ति के हिलने डुलने तक, मदद आने तक उसकी छाती दबाए रखें, यानी दबाएं हटाएं। अगर आपको सीपीआर देना आता है और अपने 30 बार व्यक्ति की छाती को दबाया है, तो उसकी थोड़ी को उठाएं, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुकेगा और उसकी श्वसन नली खुल जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दिया जाता है, किन स्थितियों में देना चाहिए, इन सब का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।